अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल की चौथी और सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नॉवेल का नाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मैं नॉवेल के बीच में भी शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं नॉवेल की चौथी और सेकंड लास्ट एपिसोड की जानिब। क्या कहा है हम नशी मेरे, जरा फिर से कहो। धड़कनों में कुछ शोर सा हुआ है। शायद तुमने इकरार का इज़्न दिया है। अनस यकबैक बहुत सी कैफियत का शिकार हुआ था, बेयकीनी, बेपाया खुशी और सहर अंगेज कैफियत का। आज बरसों बाद उसकी मोहब्बत के सहरा में इकरार का बादल आ निकला था। अब मोहब्बत के फूल खिलने थे। तुम सच कह रही हो मेहरमा? अनस ने जैसे यकीन चाहा। जी अनस, मैंने गलत किया, आपका दिल तोड़ा, मगर अब मैं आप जैसे अच्छे शख्स को नहीं खोना चाहती। मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, मेरे दिल की तरह। शायद आपकी बेलौस रफाकत मेरे दिल के सहरा में मोहब्बत का नखलिस्तान उगा सके। मैं अब मजीद कुछ और नहीं खो सकती अनस। मेहरमा का लहजा थका थका सा था, उस मुसाफिर की तरह जो बरसों सफर में रहा हो और फिर भी मंजिल से महरूम रहा हो। नहीं अच्छी लड़की, अब और नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे सारे दुख अब से मेरे और मेरी सारी खुशियां तुम्हारी। अनस ने हमेशा की तरह उसके आंसू पोंछे थे, उसे तसल्ली दी थी। मेहरमा को अनस से ज्यादा और कोई नहीं समझता था, और मेहरमा सयाल सारी जिंदगी यही बात नहीं समझ सकी थी। इंटरप्शन के लिए माजरत। जो नॉवेल अभी आप सुन रहे हैं उसका नाम है बिन कहे सुनो यारा। इसकी राइटर हैं फरहत निशात मुस्तफा। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। बाबा, अनस ने सफीर साहब को पुकारा जो किताब में मगन थे। अरे अनस, आओ मेरे पास। सफीर साहब ने उसे अपने पास बुलाया। आज कितने दिनों बाद अनस उनके पास आया था। बाबा, नेहा से आप नाराज हैं? अनस ने पूछा। देखो अनस, अगर यहाँ यही बात करनी है तो तुम जा सकते हो। हाँ, अगर कोई और बात कर सकते हो तो करो। सफीर साहब बेगानगी से बोले थे। वो नेहा से अब तक नाराज थे। उसे किसने हक दिया है उन सब की इज्जत दांव पे लगाने का? बाबा प्लीज, आप नेहा की भी तो सुने, वो क्या चाहती है। अनस ने बहन की साइड ली। वो जो चाहती थी वो मैं सुन चुका हूँ। उसे किसने हक दिया है उस यतीम बच्ची के साथ ऐसा करने का? क्या उसकी यही जिंदगी रह गई है कि जैसा हम बोले वो ऐसा ही करे? सफीर गुस्से से बोले। बाबा, वो उसने मेहरमा के भले के लिए ही किया है। कैसा भला? एक बात याद रखो अनस, हम मर्द कभी उस औरत को इज्जत नहीं दे सकते जो हम पे जबरदस्ती मुसल्लत की जाए। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। सफीर साहब ने तलखी से कहा था। आप ठीक कहते हैं बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। अनस ने तमहीद बांधी। कहो। सफीर साहब ने उसे बगौर देखा। बाबा, आपने मुझसे मेहरमा के लिए पूछा था। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं कोई नया रिश्ता कैरी नहीं कर सकूंगा, मगर अब जबकि मेरा प्रमोशन हो चुका है, आई फील मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं मेहरमा से शादी को तैयार हूँ। अनस ने कहा। मेहरमा से? अब? सफीर साहब ने बात अचंभे से की। मतलब? अनस ने उन्हें देखा। मैं और तुम्हारी अम्मा मावी के लिए सोच रहे थे, क्योंकि मेहरमा के लिए तुम मना कर चुके थे, सफीर साहब ने बताया। बाबा प्लीज, मावी कभी नहीं, वो एक आधे दिमाग की लड़की है। मैं उस वक्त शादी नहीं करना चाहता था तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहरमा से ही नहीं। मेहरमा हमारे घर का हिस्सा है और सबसे खास, और सबसे बढ़कर वो मेरी हम मिजाज है। अनस ने बेसाख्ता कहा था। अनस, पहले अगर तुम मान जाते तो सब हो जाता, मगर अब ये थोड़ा मुश्किल होगा। सफीर साहब ने गहरी सांस ली थी। इसका क्या मतलब हुआ? अनस ने पूछा। मेहरमा सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, जल्द या बदेर उसके दादा उसे ले जाएंगे, और वो एक इंतहाई जिद्दी इंसान है। तुम्हारे रिश्ते की बात उनसे मनवाना काफी मुश्किल होगा। सफीर साहब ने उलझन बयान की थी। बाबा प्लीज, वो कोई खुदाई फौजदार नहीं, और सबसे बढ़ के मेहरमा की राय अहमियत रखती है कि वो कहाँ रहना चाहती है और क्या करना चाहती है। बाबा,
उस लड़की को थोड़ा स्पेस चाहिए अब। सारी जिंदगी वो दूसरों के बताए हुए रास्तों पे चली है। कम ऑन बाबा, वो मिट्टी का माधो नहीं है, अनस ने दुख से कहा था। उसकी अच्छी लड़की के दिल में इतने दर्द थे कि उनकी दास्तान पढ़ते पढ़ते अनस जैसे बहादुर जवान की आंखें भी भीग जाती थीं। यू आर राइट, मैं जल्द ही मेहरमा से बात करके उसके घर वालों को बताता हूँ, सफीर साहब ने नीम रजामंदी से कहा था। बाबा, नेहा नादान है, उसे माफ कर दें। माना कि उसने बेवकूफी की है, लेकिन अगर हम बड़े ही अपने छोटों की गलतियों पे उन्हें नहीं संभालेंगे तो फिर वो मुसलसल गलतियां करते रहेंगे और अपने आप को सही समझते रहेंगे। अनस ने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा था। अनस, नेहा मेरी बेटी है, मुझे उसकी फितरत मालूम है। मैं उससे नाराज रह ही नहीं सकता, मगर तुम मुझसे वादा करो अनस, मेहरमा का बहुत ख्याल रखोगे। सफीर साहब ने उससे वादा मांगा। वादा रहा बाबा। अनस ने दोनों हाथों से उनका हाथ थामा था। सारी जिंदगी उसके आंसू इस शख्स ने पोंछे थे। सारी जिंदगी वो इस लड़की को खुश करता रहा था जिससे उसे इश्क था, जो उसके दिल की ख्वाहिश थी। बसत शौक, बसत एहतराम। अनस के दिल ने हमेशा मेहरमा सयाल की हम सफरी की ख्वाहिश की थी। महरी जी, आपको नीचे ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। मावी ने बालकनी के पौधों को पानी देती मेहरमा को पुकारा। कौन है मावी? मेहरमा ने पलट के पूछा। आपके कजन और चची, मावी ने बताया। कौन से कजन? मेहरमा ने पूछा। बस वो ना हो, मेहरमा ने यही सोच के पूछा था। वो ही जिनसे नेहा की शादी हो रही थी, मावी ने बताया। मेहरमा के वजूद में एक कांटा सा उतरा। 17 बरस वो मीर हालार जासिब नामी शराब के पीछे भागी थी। अब वापस पलटना बहुत मुश्किल था, मगर उसे ये करना था अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए। वो बोझ बन के नहीं रह सकती थी। आ रही हूँ, चलो तुम, मेहरमा ने दुपट्टा संभालते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। मेहरमा के सलाम की आवाज पे पूरी आंखें उठी थीं, शायद चमकी भी थीं। यहाँ आओ बेटा, हमदान की बेगम आयशा ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा। जी। मेहरमा उनके पास टिक गई थी। मेहरमा, हम तुम्हें लेने आए हैं, हालार जासिब ने उसे पुकारा था। काश कि आप वाकई मुझे लेने आते, मेहरमा ने याद से सोचा। मगर क्यों? मगर जब वो बोली तो उसका लहजा साफ था। दिल में लाख तूफान हो मगर चेहरा समंदर की गहराई की मानंद पुरसुकून था। क्या मतलब? वो आपका घर है? हालार ने याद दिलाया। मेरा घर यही है हालार साहब, जहां मुझे प्यार, इज्जत, मान सब मिला। मेहरमा क्या जताना चाहती थी न जाने। इसकी फिक्र न करें, प्यार और मोहब्बत आपको वहां भी मिलेगा। हालार का लहजा कुछ आंच देता हुआ था। सामने बैठी लड़की ने 17 बरस उससे मोहब्बत की थी। पत्थर को कुछ चोंक तो लगनी थी। बेटा, तुम्हारे दादा घर आ चुके हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। कुछ दिन वहां रहो और फिर यहाँ भी आती जाती रहना। तुम दोनों घर अब तुम्हारे हैं। क्यों आलिया? आयशा बेगम ने तरीके से बात की थी। ये मेहरमा का हमेशा से घर है आयशा, इसी का घर है। माँ बच्चे, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, इनका भी हक है, आलिया ने रसान से कहा था। लेकिन मामी, आपका क्या होगा? आप कैसे मैनेज करेंगी? मेहरमा को नई फिक्र लाहक हुई थी। इसकी आप टेंशन ना लें, मैं हूं ना, मैं और नेहा देख लेंगे, मावी ने उसे तसल्ली दी। तुम हो यही तो फिक्र है, मेहरमा हल्के फुल्के लहजे में बोली थी। उसे मावी की लापरवाह फितरत से वाकफियत थी। नेहा क्या यूनिवर्सिटी से नहीं आई अब तक? आयशा ने पूछा। आने वाली होगी अब तो, मावी ने घड़ी देखते हुए कहा। चले चची, देर हो रही है, उठो मेहरमा। हालार फौरन खड़ा होते हुए बोला था। ये नेहा का क्यों इंतजार नहीं कर रहे? शायद नाराज हैं उस दिन की बात से, मगर इन्हें तो नेहा से मोहब्बत है, मेहरमा ने सोचा। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सब्र करें, मैं कुछ चीजें देख लूं, मेहरमा ने कहा। क्या मतलब? आपको कौन से काम हैं अब? हालार कुछ नागवारी से बोला। मीर साहब, ये घर है और यहाँ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये घर मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए बराए मेहरबानी कुछ सब्र कीजिए। मेहरमा ने न जाने किसे जताई थी ये बात, अपने आप को या मीर हालार जासिब को। ओके बेटा, हम वेट करेंगे, आयशा बेगम ने जल्दी से कहा था।
आने में इतना वक्त लगा दिया। मीर बरफत ने उससे शिकवा किया था। दादा आज कुछ काम था, वहां अस्पताल में तो रोज ही आती थी। मेहरमा ने बताया। बस अब तुम यहीं रहोगी, हमारे पास हमेशा। मीर बरफत के शफकत भरे लहजे में भी तहक्कुम था। दादा प्लीज, मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ, मगर मैं उस घर को नहीं छोड़ सकती और इस घर में नहीं रह सकती, मेहरमा ने बेबसी से कहा था। इस घर में क्या मसला है? ये आपका घर नहीं, ये मेरे पोते का घर है, तो मेरा भी तो हुआ ना। आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा तो नहीं हुआ ना ये घर, मेहरमा ने कहा। यहाँ इतना अजनबीपन था और मोना की आंखों का सर्दपन। मेहरमा ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तो ठीक है, जब हम वापस अपनी हवेली जाएंगे तो तुम हमारे साथ चलोगी, मीर बरफत ने उसका हल बताया। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी आप सूप पिए, फिर मैं आपकी जैतून के तेल से मालिश करूंगी, तो आप देखिएगा आप कितनी मीठी नींद सोते हैं, मेहरमा ने बात पलटते हुए कहा था। मगर अंदर ही अंदर वो उन्हें मना करने का सोच चुकी थी। लेकिन मैं आज सोना नहीं चाहता, मेरी बेटी घर आई है, आज तो मैं तुमसे खूब बातें करूंगा, मीर बरफत बच्चों के से अंदाज में बोले थे। मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, बस आप पहले आराम करें, कल हम जब धूप में बैठेंगे ना, तो फिर आप मुझसे ढेर सारी बातें कीजिएगा, मेहरमा ने उन्हें पुचकारा था। पक्का? उन्होंने यकीन दहानी चाही। एकदम पक्का। चले अब आप सूप पिए और मुझे बताएं कि आपको कौन सा अदब पढ़ना ज्यादा पसंद है, आज वही पढ़ेंगे, मेहरमा ने उनका नैपकिन सेट करते हुए उनसे पूछा था। वो एक नरम दिल मसीहा थी। अनस उसे यूं ही तो नेक रूह नहीं कहा करता था, जो दिल के अंदर तक पढ़ लेते हैं और उसे हिकायत समझ के याद रखते हैं। अनस घर लौटा तो आज वो कोना सुनसान था, जहां बैठ के वो अच्छी लड़की उसका इंतजार करती थी। आज इतना सन्नाटा क्यों है? अनस ने पूछा। भाई पहले यहाँ कौन से पटाखे फटते थे? नेहा बेजारी से बोली थी। यहाँ मोहतरमा नेहा रहती हैं, जो पटाखों से ज्यादा खतरनाक वाकया हुई हैं, इसलिए पटाखे भी उनसे पनाह मांगते हैं, अनस शगुफ्तगी से बोला था। भाई तुम? नेहा चिड़ी। अरे हटो भी, आज मेरी बच्ची घर में नहीं। कितना सूना सूना लग रहा है घर, आलिया अफसुर्दगी से बोली। मेहरमा कहाँ गई? अनस ने पूछा। दादा के यहाँ, मावी ने बताया। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है अम्मा, आ जाएगी वो, अनस ने तसल्ली दी। नहीं बेटा, अब इतनी आसानी से कहाँ, आलिया बेगम रंजीदगी से बोली। तो ठीक है, फिर मुस्तकिल बंदोबस्त कर लेते हैं मेहरमा को यहाँ लाने का, हमेशा के लिए, अनस ने बरजस्तगी से कहा। क्या मतलब? नेहा ने आंखें निकाली। भाई मेहरमा को भाभी बना देते हैं तुम्हारी, अनस ने कहा। सच अनस? आलिया बेगम बेयकीनी से बोली। अनस मान गया था शादी के लिए। हाँ अम्मा, अनस ने उन्हें यकीन दिया। क्या? नेहा और माँ भी दोनों एक दूसरे को देखने लगी थी। अनस और मेहरमा से शादी उन दोनों के लिए नाकाबिले कबूल थी। अनस भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नेहा ने नफी में सर हिलाया था। क्या कहा भाई तुमने, जरा फिर से कहना, नेहा को लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। अरे तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए फिर से कह देता हूँ, आई वांट मैरी विद मेहरमा, अनस ने एक बार फिर कहा। मावी को लगा उसे किसी ने कुंद छुरी से जिबाह करना शुरू कर दिया हो, वो उठ खड़ी हुई थी। क्या हुआ? आलिया ने पूछा। वो खाला, मुझे अपना असाइनमेंट मुकम्मल करना है, अभी याद आया, मावी ने बहाना खड़ा। तो खाना तो खा लो, आलिया ने कहा। जी बस खा चुकी, मावी की तो भूख ही मर गई थी, और शायद दिल भी। तुम मेहरमा से शादी करने के लिए वाकई संजीदा हो? नेहा ने पूछा। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? एक बार का कहा समझ नहीं आ रहा, अनस चिढ़ के बोला। नेहा की सीआईडी से उसे चिढ़ थी। इसे होगा कोई खुद साख्ता मसला, रहने दो इसे, मैं आज ही तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, वो बात करें आगे, आलिया बेगम बेपाया खुशी से बोली थी। मेहरमा की जात से उन्हें हमेशा सुख ही मिले थे और अब भी वो यही उम्मीद रखती थी। भाई, नेहा ने अनस के कमरे का दरवाजा नॉक किया। आओ नेहा। अनस का अंदाज मसरूफ सा था, वो लैपटॉप पे किसी मैप पे उलझा हुआ था। बात करनी है कुछ अनस भाई, नेहा ने तमहीद बांधी। अंदाजा है मुझे
कि क्या बात करनी है तुमने। खैर कहो। अनस अपनी बहन को अच्छे से जानता था। इसे तो साइड पे करो, सारा ध्यान तो तुम्हारा वहां है। नेहा ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। अच्छा भाई बोलो, मगर जरा जल्दी, मुझे अपना काम मुकम्मल करना है। अनस ने पहले ही उसे वार्न किया। अच्छा, मुझे मेहरमा के बारे में बात करनी है, नेहा ने कहा। उसके बारे में क्या कहना है? अनस ने सवाल किया। आप उससे शादी करना चाहते हैं? क्यों? नेहा के इस सवाल पे अनस सर थाम के रह गया। ऐसे सवाल नेहा सफीर ही कर सकती थी। ये कैसा सवाल है? हद है नेहा। भाई मैं संजीदा हूं, तुम मेहरमा से शादी करना चाहते हो, मगर जरूरी नहीं कि वो भी तुमसे शादी करना चाहती है, नेहा ने चिढ़ के कहा। अपनी तरफ से तो वो मेहरमा की मदद कर रही थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अनस ने पूछा। वो आपसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करेगी, सिवाय एक के, नेहा ने चुपते हुए लहजे में कहा। और वो एक मैं ही होऊंगा। नेहा फिक्र न करो। अनस को मेहरमा का इकरार मिल चुका था, इसलिए वो पुरसुकून था। वो एक आप नहीं, कोई और है, नेहा ने जैसे उसकी अकल पे मातम किया। अच्छा कौन? अनस का लहजा बहुत ठंडा था। मीर हालार जासिब, नेहा ने आहिस्तगी से कहा। शट अप नेहा, तुम अपने होने वाले शौहर और कजिन के बारे में क्या कह रही हो? तुम्हें एहसास है? अनस ने उसे डपटा। मैं ठीक कह रही हूँ अनस भाई, इसीलिए मैं उस दिन ये चाहती थी कि उन दोनों का निकाह हो जाए। मुझे मीर खानदान की बहू बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, नेहा ने कड़वे लहजे में कहा। नेहा, अपने दिमाग से फजूल बातें निकाल दो। मैंने अगर घर में बात की है तो मेहरमा की मर्जी से ही की है, अनस ने उसे बताया। भाई क्या हो गया है तुम्हें? वो कैसे तुम्हें हाँ बोल सकती है? 17 बरस वो उस शख्स के पीछे पागल रही है। 17 बरस की मोहब्बत है, नेहा ने अपनी बात पे जोर देते हुए कहा। लेकिन वो आज से पहले उसे जानती ही कब थी? दिन ही कितने हुए हैं उसे अपने रिश्तेदारों से मिले हुए? अनस उलझ के बोला। आपकी बात ठीक है भाई, मगर मीर जासिब को वो उसकी सदाकारी की वजह से जानती है। जिस रेडियो चैनल पे मेहरमा है वहीं का सीनियर आरजे है मीर हालात। 17 बरस से वो उसे सुनती आ रही है। भाई तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जो 17 साल से एक साहिर के तिलिस्म में कैद है। नेहा ने सारी दास्तान उसे सुना दी थी। अनस चुपचाप बैठा रहा था। वो ये तो जानता था कि मेहरमा ने अगर उसे इनकार किया है तो यकीनन उसके पीछे यही वजह होगी, मगर 17 बरस की मोहब्बत थी सिर्फ एक आवाज के सदके मीर हालार जासिब से। मगर अनस ये भी जानता था कि आवाज और साय की कशिश वक्ती होती है और उनसे मोहब्बत नापायदार लकड़ियों की मानंद होती है जो सुलग सुलग के खत्म हो जाती है या फिर किसी नरम मेहरबान बादल की बारिश से अमर हो जाती है। और अब यह अनस सफीर को तय करना था कि वो मेहरमा के वजूद को सुलगने के लिए छोड़ दे या फिर किसी मेहरबान बादल की तरह अपनी पनाहों में ले ले। नेहा सफीर, इस बात से मैं क्या समझूं कि तुम मेहरमा का भला चाहती हो या फिर रकाबत का एहसास तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा? अनस ने अपनी उम्मीद नजरें उस पर गाड़ी थी। भाई ऑफ कोर्स मैं उसका भला चाहती हूँ। वो समझती है कि वो मेरे और हालात के दरमियान है, इसलिए शायद उसने तुम्हें हाँ की। मगर सच तो ये है कि मैं हूं उन दोनों के दरमियान, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए, उसका तिलिस्म, उसकी मोहब्बत अमर हो जाए, नेहा ने जोश से कहा था। नेहा, तुमने उस शहजादे की कहानी पढ़ी है जिसके पोर पोर में सुई उतरी थी और सदियों से वो अपने महल में मुंतजर था एक मसीहा का। वो एक तिलिस्म था, जादू था। बरसों बाद, सदियों के बाद एक मसीहा आके उसे अमर करता है, उसके वजूद को उस तिलिस्म से निजात देता है। अनस ने उसे बचपन में सुनी एक कहानी याद दिलाई। तो उसका यहाँ क्या जिक्र? नेहा ने हैरत से पूछा। नेहा, कहानियां इसलिए नहीं होती कि पढ़ के वक्त गुजारा जाए, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनसे सबक लिया जाए, अनस ने रसान से कहा। तो इससे क्या सबक मिला भाई? नेहा उलझी। तिलिस्म जल्द या बदेर टूट जाता है नेहा। तिलिस्म टूटने के लिए होते हैं, सहर खत्म हो ही जाते हैं। मसीहा को अगर मसीहाई करने दी जाए। अनस का लहजा इतना मुतासर कुन था, नेहा खो सी गई थी। भाई
हो तो तुम भी एक मर्द ही, कभी ना कभी तो तुम्हें ये एहसास सताएगा कि तुम्हारी बीवी का दिल 17 बरस किसी और की मोहब्बत के हिसार में रहा है। मर्द तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करता। नेहा का लहजा चुपता हुआ था। ठीक कहती हो नेहा, लेकिन शराबों से क्या बैर बांधना। मेरी मोहब्बत मेरी अना से कहीं ज्यादा है। मेहरमा से मुझे आज से नहीं, हमेशा से मोहब्बत है। मैं उसे दुखी करने का सोच ही नहीं सकता। तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में, अनस ने उसे तसल्ली दी थी। ये और बात, नेहा की तसल्ली हुई नहीं थी। अनस ठीक कहता था, मोहब्बत में इतनी गुंजाइश होती है कि मोहब्बत को मोहब्बत में ही मत गम कर ले। एक मोहब्बत का दुख दूसरी मोहब्बत के सुख से ही कम होता है। यही रीत है, यही रिवायत है, यही रस्म उल्फत है जिसकी पहचान सिर्फ एक सच्चे इंसान को होती है। रात कतरा कतरा भीग के स्याह हो रही थी। आज आसमान पे चांद का निशान भी न था। अमावस की काली स्याह रात थी। न चांद था न उसके संगी तारे। मेहरमा लॉन की तरफ बनी संगी सीढ़ियों पे बैठी हुई यूं ही अपने दोनों हाथ फैलाए उनमें उलझी हुई थी। क्या हो रहा था उसकी जिंदगी में और क्या होने वाला था, मेहरमा ने थक के सोचा था। इस घर में आज उसकी पहली रात थी, मगर सोच के दरीचों में कासनी फूलों से सजा वो बंगला आबाद था जिसका एक मकीन उसकी रूह का अमीन था। अनस सफीर, मेहरमा स्याल का दर्द कर या फिर हमदर्द। उस हमदर्दी में छुपी मोहब्बत मेहरमा स्याल कभी ना खोज पाती अगर उसके अपने दिल पर ये वारदात ना गुजरती। 17 बरस शराब के पीछे वो भागते भागते अब साई की तलाश में थी और अनस सफीर उसे अपनी पनाहों में लेने को तैयार था। बस मेहरमा को अपने वजूद को उस साहिर के तिलिस्म से आजाद कराना था। मीर हालार घर पर ना था। मेहरमा जानती थी वो रेडियो पे था। उसे ये तो फिंगर टिप्स पे याद होता था कि आज उसका शो होता है। 17 बरसों में आज पहली बार उसकी ये आदत कज़ा हुई थी, क्योंकि वो शराब से मुनकिर होना चाहती थी। उस तिलिस्मी मोहब्बत से मेहरमा का वजूद मुनकिर होने लगा था, जिसके एवज उसकी इज्जत नफ्स रोली जाती। मेहरमा को ये कभी कबूल न था। वो न जाने कब तक यूं ही बैठी रही थी जब किसी मानूस लहजे ने उसे चौंकाया था। आप अभी तक सोई नहीं? वो हालार था, शायद अभी लौटा था। हाँ, बस वो नई जगह है तो इसलिए, मेहरमा ने सरसरी अंदाज में कहा। हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं। उस दुश्मन जान का सामना करना आसान न था। हाँ, नई जगह है, मगर आपको एडजस्ट करना होगा। जिंदगी आसान रहती है। वो कहते हैं ना, समझौता जिंदगी का हुस्न होता है। हालार केन की एक कुर्सी पे हाथ टिकाए खड़ा था। मेहरमा ने नजरें झुका ली थीं। इस आदमी के सामने दिल और निगाहें दोनों झुक जाती थीं, मगर मेहरमा अपना वजूद और अपनी इज्जत नफ्स नहीं झुका सकती थी। कुछ बातें कहने में जितनी आसान और सहल लगती हैं, पर हकीकत वो उतनी ही मुश्किल होती हैं। आप मुझे सफर की इब्तिदा ना सुनाए मीर साहब, जिसकी इंतहा से मैं गुजर के आई हूँ। ना चाहते हुए भी मेहरमा का लहजा तल्ख हो गया था। आई नो, समिया चची और सियाल चचा के बाद जिंदगी आपके लिए आसान ना होगी। माँ बाप के बगैर जिंदगी वाकई पहाड़ होती है। एनी हाउ, गुड टाइम विल बी कमिंग, हालार ने तसल्ली दी थी। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है, मेहरमा ने मजबूत लहजे में कहा था। गुड नाइट। मेहरमा उठ खड़ी हुई थी। उस शख्स के आगे वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उन्हें मोहब्बत ही दी जाती है, अपनी खुददारी नहीं, क्योंकि फिर आप अंदर से मर जाते हैं। और जो इंसान अपने हाथों अपनी ही हलाकत का सामान करे, वो कैसे किसी और से मोहब्बत का दावा कर सकता है। मेहरमा कमरे में आई तो अनस की 5 मिस्ड कॉल्स थीं। माँ उलझ गई थी। अनस ने उसे कभी कॉल नहीं की थी, पर्सनल नंबर पे तो कभी नहीं। अब क्यों? उसे दूसरों की तरह मोबाइल अपने साथ ले लेके घूमने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे पता ही न चला। अनस ने क्यों फोन किया? मेहरमा यही सोचते सोचते सोने के लिए लेट गई थी। रात का 1 बज रहा था, वरना वो खुद ही उसे कॉल कर लेती, मगर अब इतनी रात को फोन करना मुनासिब न था।
जो होगा सुबह देखा जाएगा, अल्लाह रहम करेगा। मेहरमा ने आंखें मूंदते हुए सोचा। सोने से पहले ये उसकी आखिरी सोच थी। सुबह का धुंधलका फजर के नूर के लपेटे में तुलू हो रहा था। मेहरमा रब की नेमतों पे शुक्र अदा करने के लिए सजदा फर्ज हमेशा की तरह बजा लाई थी और अब मामूल के मुताबिक बालकनी में आ खड़ी हुई थी। इस घर में भी उसे जो कमरा दिया गया था उसका दरवाजा बालकनी में खुलता था, मगर यहाँ गमले न थे। मेहरमा यूं ही कोहनिया जंगले पे टिकाए लॉन का मंजर देख रही थी, जहाँ अनवार अक़साम के फूलों ने नफीस खुशबुओं से फिजा मुअत्तर कर रखी थी। मीर हाउस में शायद अब तक और कोई मकीन जागा न था। मेहरमा बला की सहरखेज थी, इसलिए आज भी मामूल के मुताबिक उठ बैठी थी। मेहरमा के सेल पे दोबारा रिंग हुई तो उसने लपक के उठा लिया था। अनस की कॉल थी। वो जानता था कि मेहरमा बेदार हो चुकी होगी। कैसी हो मेहरमा? अनस ने सलाम दुआ के बाद पूछा था। ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? मेहरमा ने पूछा। गए हुए एक दिन हुआ है और तुम्हें सबकी फिक्र पड़ गई है, अनस ने शगुफ्तगी से कहा। जाने का मतलब ये तो नहीं कि मुझे उनकी फिक्र नहीं, मेहरमा ने रसान से कहा। जानता हूँ अच्छी लड़की, ये बताओ बिना बताए क्यों चली आई? पता भी नहीं लगने दिया, अनस ने मोहम सा शिकवा किया। बस वो चची अचानक से लेने आ गई और मामी ने भी कहा मुझे जाना चाहिए, मेहरमा ने बताया। और तुम्हारे दिल ने क्या कहा? मेहरमा, तुम्हारे दिल ने क्या चाहा कि तुम क्या कहो? अनस ने पूछा। मेहरमा ने तो आज तक वही किया है अनस, जिससे सबको खुशी मिली। और मेहरमा की खुशी? अनस ने पूछा। सबकी खुशी में मेरी खुशी है अनस, आप फिक्र क्यों करते हैं? माँ इस सवाल का पस मंजर जानती थी। नहीं माँ, ऐसा नहीं होता। मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए कुछ करो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो, तुम्हारी रूह पुरसुकून हो। मेहरमा, क्या तुम मेरी जिंदगी में अपनी रजा से आना चाहती हो या मेरी खुशी के लिए? अनस को नेहा की बातें याद थीं। अनस, मैं भले आपसे मोहब्बत का दावा नहीं कर सकती, मगर मैं आपको इतना यकीन जरूर दे सकती हूँ कि आपके साथ गुजरने वाली जिंदगी में मैं हमेशा आपकी वफादार रहूंगी, पूरे दिल से, सच्चे दिल से, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मेहरमा ने वाकई ये फैसला पूरे दिल से किया है, मेहरमा ने जज्ब से कहा था और गालों पे बहते आंसू पोंछ लिए थे। मैं जानता हूँ अच्छी लड़की, और मैं कभी तुम्हें ये पता नहीं लगने दूंगा कि मुझे तुम्हारी अधूरी मोहब्बत की कसक से वाकफियत है कि इसी में तुम फूलों जैसी नाजुक शीशे जैसा दिल रखने वाली लड़की की भलाई है। अनस की गंजी आंखों में हल्की सी नमी सुर्खी के साथ छलकी थी, माह के दुख पे, मगर वो ये जानता था कि उसकी मोहब्बत का सुख मेहरमा की मोहब्बत के दुख को कम कर सकता है। सफीर साहब, आप खैरियत से हैं? मीर जाजिब ने उनका फोन सुनने पे कहा था। मालिक का एहसान है जाजिब भाई, मेहरमा बेटी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, वो खैरियत से है। जाजिब भाई, एक बात करनी है मेहरमा के बारे में, सफीर साहब ने कहा। जी कहिए ना, मीर जाजिब ने कहा। अब आप लोग भी मेहरमा के सरपरस्त हैं, इसलिए ये बात आपसे करना जरूरी है। आप मीर बरफत को भी बताइएगा, सफीर साहब ने कहा। खुल के कहें, जासिब साहब उलझे। हम मेहरमा बेटी को अपने अनस की दुल्हन बनाना चाहते हैं, हमेशा से ये हमारी ख्वाहिश रही है। आप क्या कहते हैं? सफीर साहब ने पूछा। जी, मीर जासिब इतना कह के चुप हो गए। मीर बरफत ने कयामत उठानी थी, उनमें इतना दम था आज भी, वो ऐसा कैसे होने दे सकते थे? मीर जासिब की निगाहों में रात का मंजर ताजा हुआ था। आपका बीपी तो अब काफी नॉर्मल है और हार्ट बीट भी काफी बेहतर, मीर जासिब मीर बरफत का चेकअप करते हुए बोले। ये सब मेहरमा की केयर का नतीजा है, मीर बरफत ने चाय लेती मेहरमा को देख के कहा। हाँ ये तो है, मेहरमा ने बहुत अच्छे से आपको कैरी किया है, मीर जासिब सताइशी अंदाज में बोले थे। वरना मीर बरफत की फितरत से वो वाकिफ थे, जो बीमारी में किसी के काबू नहीं आते थे, हद से ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते थे। थैंक्स मेहरमा, मीर जासिब बोले। थैंक्स कैसा था अबू, ये तो मेरा फर्ज था, मेहरमा सादगी से बोली थी।
और मेहरमा हमेशा फर्ज की अदायगी में अपने हक की वसूली भूल जाती थी। सो नाइस मेहरमा, मीर जासिब बोले। मैं किचन देख लूं? आयशा चाची अकेली है वहां। हस्बे आदत मोना बेगम ने किचन में पांव नहीं धरना था, ये तो तय था, और मेहरमा को अव्वल दिन ही महसूस हो गया था ये। मीर जासिब, मीर बरफत ने पुकारा। जी बाबा। मीर अदील के बारे में क्या सोचा है, मतलब उसकी शादी? मीर बरफत ने पूछा। सोचना क्या है बाबा, आपकी जो मर्जी। वैसे मोना का इरादा अपनी भांजी सबीन का है, मीर जासिब ने बताया। उसे छोड़ो, हालार ने अपनी मर्जी ना की होती तो हम उसका और मेहरमा का रिश्ता कर देते। लेकिन खैर, मीर अदील और मीर हमदान के बेटे तो हैं मेहरमा के जोड़ के। उन दोनों में से किसी एक की निस्बत मेहरमा के साथ ठहरा देते हैं। क्या ख्याल है? मीर बरफत ने पूछा। अब्बा जान, मेहरमा को यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, और ये भी तो हो सकता है सफीर भाई का इरादा अपने बेटे के लिए हो। मीर जासिब ने अपना ख्याल बताया। बस मीर जासिब, यही खामोश हो जाओ। हमारी पोती जितना वहां रह सकती थी रह चुकी, अब दोबारा वो उस घर में कतई नहीं जाएगी, किसी नए रिश्ते के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं। मीर बरफत नखवत से बोले थे। उनका अंदाज उनकी हकारत और बेजारी को जाहिर कर रहा था, और आज सफीर साहब फोन करके अनस का रिश्ता मेहरमा के लिए तलब कर रहे थे। यानी अब मीर हाउस में दबी हुई चिंगारी को हवा मिलने वाली थी। सफीर भाई, ये बहुत मुश्किल है। बहरहाल मैं आपको सोच के बताता हूँ बाबा को कैसे हैंडल करना है। मीर जासिब परेशानी से बोले थे। उनकी जिंदगियों में आधे मसले बाप की हठधर्मी की वजह से थे। आज धूप बहुत अच्छी है, इसलिए हम आज धूप में बैठ के कुछ खाते हैं, और मैं आपको शहाबनामा भी सुनाऊंगी। मेहरमा मीर बरफत से बोली थी, जो कुर्सी पे बेजारी से बैठे थे। मुझे शहाबनामा नहीं पढ़ना, मीर बरफत ने साफ इनकार किया। तो ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ लेते हैं। मेहरमा ने शेल्फ से मतलूबा किताब बरामद की और फलों की टोकरी दूसरे हाथ में उठाई थी। आज छुट्टी का दिन था, लिहाजा सब घर पे थे, और मेहरमा मीर हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। बाहर लॉन में सुनहरी रुपहली नारंगी धूप फैली हुई थी। मेहरमा ने मीर बरफत को कुर्सी पे बिठाया और खुद नीचे सब्ज घास पे जूते उतार के बैठ गई थी। इस सुनहरी धूप में यूं बैठना उसे पसंद था। क्या देख रहे हो? समर ने हालार से पूछा, जो टेरिस पे कुर्सी पे बैठा अखबार पढ़ के शायद संडे एंजॉय कर रहा था। लेकिन अभी वो मेहरमा और मीर बरफत को देख रहा था। मेहरमा उन्हें कोई किताब पढ़ के सुना रही थी, और मीर बरफत के तीखे नक्कूश में जो नरमी खुली थी, वो शायद सिर्फ मेहरमा के लिए मखसूस थी। इस लड़की का खमीर उठा ही मोहब्बत से है, हालार ने मेहरमा को देख के सोचा। ओ भाई, आपसे बात कर रहा हूँ। समर ने उसका शाना हिलाया। देख रहा हूँ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं और उसी को मुकद्दम मानते हैं, हालार ने कहा। ये ख्याल यकीनन इस कज़न को देख के आया होगा। उंगली से समर ने महर की तरफ इशारा किया। हाँ, तकरीबन, हालार ने गोलमोल जवाब दिया। वैसे मुझे मेहरमा बहुत सुलझी हुई लगी। आई मीन्स लड़कियां ऐसी आजकल कहाँ होती हैं? समर सताइशी अंदाज में बोला। कहते तो तुम ठीक हो। ऐसे लोग एहसास की खुशबू की तरह होते हैं, जो महसूस ही तवज्जा पे होते हैं, प्राइम रोज की तरह। जरा सी शफकत उन्हें खिला देती है, और बेरुखी पे शिकवा किए ये चुपचाप रुखसत हो जाते हैं। मीर हालार का लहजा खोया खोया सा था। क्या मोहब्बत की पहेली के इसरार मीर हालार पे खुलने वाले थे? मेहरमा जितनी अच्छी है ना, आई एम श्योर उसे भी कोई इतना केयरिंग ही मिले, समर ने राय दी। वो तो मिलेगा ही, हालार ने जेरे लब कहा था। निकलती सुनहरी धूप ने थक के उस अच्छी लड़की को देखा था और थक के अपने पर समेट लिए थे। ओह मीर हालारा, फरमाए। नेहा उसे देख के चिटकी थी। आपसे कुछ बातें करनी है, हालार बोला। फरमाइए, मगर जरा जल्दी, मेरी क्लास है। नेहा ने घड़ी देखी। उस दिन आपने वो शर्त क्यों रखी थी? हालार ने पूछा। हैरत है, आप जैसा जी होश इंसान अभी तक ये समझ नहीं पाया। नेहा ने आंखें फैलाई। नेहा, मेरे पास तुम्हारी पहेलियां बूझने का
वक्त नहीं है, इसलिए साफ बात करो, हालार बेजारी से बोला था। आप जानते हैं मीर हालार, मैंने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम है महरमा आपसे मोहब्बत करती है। आज से नहीं, पिछले 17 बरस से, दीवानगी की हद तक, अकीदत की इंतहा तक। नेहा चटक के बोली थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर वो लड़की जिसे मुझसे मोहब्बत है आप उसका निकाह मुझसे करा देंगी। नेहा, आपने बहुत इमेच्योर हरकत की है, हालार नागवारी से बोला। माना कि ये हरकत इमेच्योर थी, मगर इसके अलावा और कोई हल न था। महरमा आपसे मोहब्बत करती है हालार साहब, मैं नहीं। एक मर्द के लिए ये बड़े मर्तबे की बात होती है कि उसकी बीवी सारी जिंदगी उसे एक शाह का दर्जा देते हुए कनीज की तरह अपना आप वार दे। महरमा ऐसी ही है मीर हालार, उसका साथ पाए से फख्र होगा आपके लिए, यकीन माने। नेहा उसे सोचों में डूबा छोड़ के जा चुकी थी। कुछ लोगों की अच्छाइयां दूसरों के लिए अजाब बन जाती हैं, हालांकि वो दूसरों की खुशियों के लिए सब करते हैं, मगर जब वक्त बीत जाए तो बंजर जमीनों पे बारिश बरसने के बावजूद फसलें नहीं उगती। चची, इसमें चीज कितना डालूं? मेहरमा ने आयशा से पूछा था। ये जो इस बाउल में है बस ये डाल दो, हालार को तो चीज ज्यादा पसंद नहीं है, आयशा ने वजह बताई। महर सर हिला के अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। क्या फर्क पड़ता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। महरमा, आयशा ने उसे पुकारा। जी, एक बात पूछूं? जी कहिए। हालार से तुम्हारा कोई झगड़ा है? नहीं तो, आपको ऐसा क्यों लगा? उनके दरमियान सर्द खलीज सबको महसूस होने लगी थी। अच्छा, जब भी हालार का जिक्र आता है तुम यूं ही चुप हो जाती हो, आयशा ने वजह बताई। नहीं चची, मैं किसी के बारे में क्या राय दे सकती हूँ, महरमा रुख बदलते हुए बोली थी। आयशा ने सर हिला दिया था। वाकई ये एक अच्छी आदत थी कि वो दूसरों की तरह किसी के मामले में नहीं बोलती थी। दादा, आपकी तबीयत काफी बेहतर लग रही है अब, हालार उनके पास बैठते हुए बोला था। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें फुर्सत मिल गई, मीर बरफत तंजिया बोले। कुछ नाराज हैं? खैरियत? हालार चौंका। क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपने फैसले खुद करने के आदी हो, मीर बरफत बोले। अगर आप इस वजह से नाराज हैं कि मैंने नेहा से शादी का फैसला किया तो ठीक है, मैं उसे बदल देता हूँ और आपकी बात मानने को तैयार हूँ। क्रिकेट भी क्या रंग बदलता होगा जो मीर हालार ने बदला था। जब कोई आपसे ज्यादा मोहब्बत करे तो मर्द के लिए ये वाकई मुकाम फख्र होता है। और वहां क्या जवाब दोगे? मीर बरफत ने पूछा। दरिया के दो किनारे अब साथ चल भी नहीं सकते, हम दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, हालार ने संजीदगी से कहा था। तो ठीक है, हम शाम में तुम्हारी और महरमा की निस्बत का ऐलान कर देते हैं, मीर बरफत कतईयत से बोले थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरी तरफ क्या असर पड़ेगा, और लोग इतने संगदिल क्यों होते हैं कि दिल भी उन्हीं का तोड़ते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। शाम का धुंधलका शहर कायद में फैलने लगा था। धुएं के पार से उतर के शाम यहाँ अब ढलने लगी थी। शाम आज वाकई स्याह थी या महरमा को मातमी रंग में डूबी नजर आई थी। मीर हाउस के सारे मकीन आज जमा थे। मीर अदील और मीर हसाम, जो मीर समर का छोटा भाई था, वो भी मीर हालार के घर आ चुका था। महरमा ने शाम की मुनासबत से खासा एहतमाम कर लिया था। मीर बरफत की सेहत याबी की खुशी में वो अब मुकम्मल रूप सेहत थे और आज तो उनके चेहरे की खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी। अरे लो, महरमा भी आ गई, मीर जासिब बोले थे। महरमा धीरे से मुस्कुराई थी। उसी पल मीर हाउस का दरवाजा खुला था और सफीर साहब की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। महरमा हैरानी से सीधी हुई थी। सफीर साहब आलिया बेगम और नेहा के साथ बाहर निकले थे। मामू, महरमा उनकी तरफ दौड़ी। कैसी हो बेटा? सफीर साहब ने उसके सर पे हाथ रखा था। ठीक, आप कैसी हैं मोमानी? आपको बहुत मिस किया, महरमा ने दानिस्ता नेहा को नजरअंदाज किया था। अरे मेरी बेटी, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया और मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी फिक्र ना किया करो, आलिया नरमी से बोली थी। आइए सफीर साहब, खुश आमदीद। मीर जासिब ने उनका इस्तकबाल किया था और उन्हें ड्राइंग रूम की तरफ लेके बढ़ गए थे।
सफीर साहब की तैयारी बता रही थी कि वो मीर हाउस किसी खास मकसद से आए हैं। ये लोग क्यों आए हैं? मीर परफत नकवत से बोले थे। अब्बाजान प्लीज, वो मेहरमा की फैमिली के लोग हैं और हालार के ससुराली भी। मीर जासिब ने जैसे उनको याद दिलाया। हाँ, ससुराली। चलो ये खुशफहमी भी दूर करते हैं इनकी। देर से सही हालार को अकल आ ही गई। मीर परफत तमस्कराना अंदाज में बोले। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मीर जासिब चौंके। मालूम हो जाएगा, चलो। मीर परफत लाठी टेकते आगे बढ़ गए थे। मीर जासिब फौरन उनके पीछे लपके थे। माशाअल्लाह, अब तो आप खासे बेहतर लग रहे हैं। सफीर साहब ने रस्मी गुफ्तगू शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बेटी मेहरमा हमारा बहुत ख्याल करती हैं। मीर परफत मान से बोले थे। मेहरमा तो बहुत अच्छी बच्ची है, जिस घर जाएगी वहां उजाला कर देगी। आयशा बेगम सताइश से बोली थी। हम अपने घर के उजाले से किसी गैर का आंगन रोशन नहीं करते। मीर परफत नखवत से बोले थे। हमारा वो मतलब नहीं था, आलिया बेगम जल्दी से बोली थी। मेरे ख्याल में मतलब की बात अब कर लेनी चाहिए। सफीर साहब कब से मीर बरफत के तीखे तेवर देख रहे थे। कहना क्या चाहते हैं आप? मोना बेगम बोली। आज से पहले आप लोग 2 मर्तबा हमारी दहलीज पे हमसे कुछ मांगने आए थे। आज हम आपसे कुछ लेने आए हैं। को कि हम मुकम्मल अख्तियार रखते हैं, मगर आपकी रजा चाहते हैं। सफीर साहब साफ लहजे में बोले थे। आप खुल के कहें सफीर साहब। मीर हमदान उलझ के बोले थे। हम यहाँ आप लोगों से मेहरमा का रिश्ता अनस के लिए लेने आए हैं। अनस मेरा इकलौता बेटा एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर स्क्वाड्रन लीडर है। हम आप लोगों की रजामंदी से अनस के हाथ में मेहरमा का हाथ देना चाहते हैं। सफीर साहब पूछ नहीं बता रहे थे। ड्राइंग रूम में एकदम ही सन्नाटा छा गया था। तुम्हें यूं नहीं आना चाहिए था। मेहरमा के पीछे ही नेहा किचन में आ गई थी। क्यों? नेहा हैरान हुई। तुम्हारी ससुराल है ये, इस तरह मायूब समझा जाता है। मेहरमा ने उसकी अकल पे मातम किया। नाराजगी अपनी जगह पर, वो उसे टोके बिना न रह सकी थी। ससुराल? माय फुट। अब तो ये किसी और की होगी। नेहा पुरस्कार लहजे में बोली थी। मतलब? माँ उलझी। जान जाओगी डियर, यहाँ भी किचन में उलझी रहो। नेहा कह के बाहर चली गई थी। मीर हाउस में एक और कयामत दबे पांव उसके अकब में उतरी थी। यहीं खामोश हो जाओ सफीर यूसुफ। तुमने जुर्रत भी कैसे की मेहरमा का रिश्ता मांगने की? मीर बरफत ठाड़े थे। बुजुर्गवार, मेहरमा हमारा भी खून है, हम आपसे ज्यादा उस पे हक रखते हैं। सफीर साहब भी नागवारी से बोले थे। नेहा खुद हैरान हुई थी। उसे मालूम ही नहीं था कि वो लोग इस इरादे से आए हैं, वरना मीर हालात को वो बता देती। और मीर हालात की पेशानी के बलों का क्या कहना था। उसका हर अंदाज ये जाहिर कर रहा था कि उसे ये सब कितना नागवार गुजरा है। अच्छा हुआ सफीर यूसुफ तुम खुद चले आए। आज सारे मामलात क्लियर कर लेते हैं। हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं और मीर हालार और मेहरमा की निस्बत हम तय कर चुके हैं। मीर बरफत ने धमाका किया था। व्हाट? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम नेहा को मांग चुके हैं हालार के लिए। मीर जासिब चटक के बोले थे। हालार इनकार कर चुका है। मीर बरफत इस्तेहसाइया अंदाज में बोले। हालार बेटा? सफीर साहब बेयकीनी से बोले। जी अंकल, आप नेहा से पूछ सकते हैं। हालार ने नेहा की तरफ इशारा किया था। नेहा सर झुका के रह गई। वो किस मुंह से बाप को बताती? आलिया बेगम दिल थाम के रह गई थीं। बुलाओ मेहरमा को, हम उसे अंगूठी पहना देते हैं ताकि किसी को कोई शक शुबा न रहे, और जिसे कोई एतराज है वो जा सकता है। ये बात खास तौर पर मीर जासिब को देख के कही थी। ये ज्यादती है अब्बा, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मीर जासिब बोले। इसमें कौन सी ज्यादती है मीर जासिब? मीर हालार हमारे खानदान का हीरा है, उसकी हमसफरी पे मेहरमा हमेशा नाज करेगी। मीर बरफत बोले थे। आयशा, जाओ मेहरमा को लेके आओ। मीर बरफत ने हुक्म दिया था। आयशा बेगम उनके हुक्म की तामील के लिए उठ गई थीं। सफीर साहब और आलिया एक दूसरे को देख के रह गए थे। अपने बेटे की वाहिद खुशी वो पूरी नहीं कर पाए थे। अनस का दिल एक बार खाली उन्हीं के हाथों हुआ था। मेहरमा जी,
वो फौरन पलटी, तुम्हें दादा अब्बा बुला रहे हैं, बस ये चाय ले लूं। उसने मुड़ के ट्रे उठाई थी। अरे रहने दो इसे, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, आयशा ने कहा। क्यों? आज मेरी सालगिरह तो नहीं है? मेहरमा हल्का सा मुस्कुराई थी। सालगिरह से भी बढ़ के, आयशा ने तजस्सुस फैलाया। अच्छा, ऐसा भी क्या है? मेहरमा ने दिलचस्पी से पूछा। भाई तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, आयशा ने खुशी से कहा था। जी? मेहरमा ने हैरानी से सोचा। तो क्या मामू इसलिए आए थे अनस के साथ मेरा रिश्ता तय करने? मेहरमा का दिल धड़का, चेहरे पे जैसे रंगों की कौसो कसा बिखरी थी। तो उसके अच्छे दिन आ गए थे। अनस सफीर ने अपना वादा पूरा किया था। खुश्क हवा ने थक के उस अच्छी लड़की को देखा था जिसकी खुशगुमानी का सतरंगा बुलबुला बस फटने को था। पूछोगी नहीं? किससे? आयशा ने तंग किया। चची, मेहरमा छेपी। अच्छा, मैं खुद बता देती हूँ। मेहरमा ने मुड़ के ट्रे उठा ली थी। अरे अपने मीर हालार से तुम्हारी निस्बत तय कर दी है तुम्हारे दादा ने। सो लकी मेहरमा, आयशा अपनी खुशी में बोली थी। मेहरमा के जमीन आसमान घूम गए थे। क्या? मेहरमा के हाथ से चाय की ट्रे छूट के नीचे जा गिरी थी। गरम गरम चाय उसके पैरों में गिरी थी। जलन का शदीद एहसास हुआ था, मगर ये दर्द उस दर्द के मुकाबले में कुछ भी न था जो दिल में जगा था। मेहरमा, आयशा को उसका चेहरा बहुत सफेद लगा था। वो घबरा के आगे बढ़ी थी। चची, मेहरमा नीचे बैठ गई थी बेदम सी होके। मेहरमा, आर यू ओके? आयशा परेशानी से बोली थी। मेहरमा का सांस बंद हो रहा था। वो ही क्यों? हर बार, हमेशा वो ही क्यों तकदीर के सितम का निशाना बनती है? जब मोहब्बत थी मीर हालार से, उसके इश्क में 17 साल फना किए थे, तब वो महरूम ठहरी थी। उसके दिल के कितने टुकड़े हुए थे, कितनी असियत से, कितनी कठिनाइयों से उसने उन्हें जमा किया था, उन पे अनस नाम का मरहम लगाया था। मगर ये नसीब उसका हमेशा सारे घाव फिर से हरे कर देता है। चची नहीं, मैं नहीं। लोग इतने जालिम क्यों होते हैं? मेहरमा ने तकलीफ से अपना दिल थामा। रगों में खिंचाव सा हो रहा था। उसे सांस नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था वो जैसे मर्ग की कैफियत में है। मेहरमा की आंखें सफेद पड़ गई थीं। जासिब, जासिब भाई, वो मेहरमा। आयशा परेशान से दोबारा ड्राइंग रूम में आई थी। क्या हुआ मेहरमा को? मीर जासिब खड़े होकर परेशानी से बोले थे। पता नहीं, आप आके देखें उसे, आयशा ने कहा। चलो। मीर जासिब फौरन आगे बढ़े थे। नेहा भी फौरन बाहर लपकी थी और उसके पीछे बाकी सब भी। मेहरमा, नेहा फौरन उसके पास पहुंची जो किचन के फर्श पे कैबिनेट से टेक लगाए बेदम पड़ी थी। मेहरमा की आंखें बमुश्किल खुली थीं। बस मेहरमा, क्या खुशी से बेहोश होने लगी हो? देखो मेरा प्लान कामयाब रहा। मीर हालार ने खुद तुम्हारा कहा, मैंने उसे सब बता दिया। तुम्हारी 17 साल मोहब्बत, तुम्हारा एक एक अंदाज, सब कुछ। मीर हालार तुम्हारा हुआ, मुबारक हो। नेहा उसके कान में छुप के बोली थी। मेहरमा को लगा उसका दिल फटने को है। सीने पे रखा हाथ उसने न जाने किस कुव्वत के जेरे असर नेहा को दे मारा था। तुम मेहरमा बमुश्किल बोली थी। तुम मर क्यों नहीं जाती नेहा, या मुझे क्यों नहीं मार देती? मेहरमा ने हसीयत से सर पटका। नेहा शौक से उसे देख के रह गई थी। ये मेहरमा को क्या हुआ था? हमेशा तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूट जाता है। मुझे एक दफा ही मार दो नेहा। तुमने मेरे लिए कैसी जिंदगी चुनी जिसमें सारी जिंदगी मैं कनीज बन के रहूंगी? मेहरमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा जर्द पड़ने लगा था। मेहरमा, खुदा गवाह है, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। नेहा परेशानी से इधर उधर देख के बोली थी। सब किचन में ही आ गए थे। खुदा को गवाह करते करते तुम खुद खुदा बन गई। तुमने मेरी जिंदगी का फैसला कर डाला नेहा। क्यों हमेशा ऐसा करती हो? आज मुझे मार ही डालो। मेहरमा अटक अटक के बोली थी। उसकी आंखों के आगे धुंध छा रही थी। जिन लोगों से उसने बेहद मोहब्बत की, उन्हीं लोगों ने उसका दिल खाली किया था, उसकी इज्जत नफ्स पे घाव दिया था। माह बच्चे, क्या हुआ? मीर जासिब ने फौरन बीपी ऑपरेटर सेट करके उसे चेक किया। ओह माय गॉड, एम्बुलेंस कॉल करो समर, जल्दी। मेहरमा के दिल की धड़कन खतरनाक हद तक कम हो चुकी थी। हुआ क्या है इसे? मीर बरफत परेशानी से बोले। ये मर रही है बाबा,
آپ کی عنایت سے اس کا دل کام نہیں کر رہا، میر جازب رنجیدگی سے بولے اور اسے سہارا دینے لگے۔ حالار نے آگے پڑھنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا۔ عائشہ نے جلدی سے ان کے ساتھ مل کے مہرماں کو سنبھالا تھا، جس کے وجود سے زندگی ٹوٹ رہی تھی، روح قطرہ قطرہ نچڑ رہی تھی، نہ جانے شام کون سا غم منا رہی تھی۔ ہیں دل کے رستے دشوار بہت، جس نے بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ دل کے کہنے پہ چلنے والوں کی قسمت میں نارسائی ہی نہ جانے اکثر کیوں ہوتی ہے، مگر یہ مکمل حقیقت نہیں۔ ہار تو وہ بھی جاتے ہیں جو دماغ اور ذہانت کے بھروسے پہ رہتے ہیں، مگر مہرماں وہ تو اصل سے ہی دل کے رستوں کی مسافر تھی اور منزل نہ جانے کہاں تھی، ڈھونڈی اس نے کہاں کہاں تھی۔ ایک عرصی محبت مستقل نبھائی ہے ہم نے، 17 برس یوں ہوا میں تحلیل ہوئے تھے کہ ان کے نام و نشان ڈھونڈے سے بھی نہ ملے۔ بس اب اور کا جدائیاں برداشت نہیں ہوئی تھیں، ساری زندگی اس نے دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کچھ لینے کی چاہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ آدم کی نشانی تھی، بنت حوا تھی، جیتی جاگتی انسان۔ اس کے بھی کچھ خواب تھے، کچھ ارمان تھے جنہیں ساری زندگی اس نے سب پہ وارا تھا۔ تھک گئی تھی مہرماں سیال، ٹوٹ گیا تھا اس کا دل، ایک بار نہیں بار بار۔ اپنوں کی محبت اتنا بھی آزماتی ہے، اسے یہ اندازہ بھی نہ تھا۔ جن کی محبت میں وہ اسپتال کے بستر تک آن پہنچی تھی، ڈاکٹرز نے اسے ایمرجنسی سے ICU میں شفٹ کیا تھا۔ تم آخر بتاتے کیوں نہیں، ہوا کیا ہے اسے؟ میر برفت لاٹھی کے سہارے بمشکل کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے۔ وہ انہیں بہت عزیز تھی، یوں اچانک اسے ہوا کیا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پائے تھے، اور یہی تو سارا مسئلہ تھا کہ وہ کبھی سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بابا، ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں ابھی، اللہ خیر کرے گا، آپ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میر جازب خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولے، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ صاف کہہ دیں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، مگر پھر ان کا احترام آڑے آ جاتا تھا۔ ارے کمال کرتے ہو، کیسے ڈاکٹر ہو جسے کچھ پتا ہی نہیں، اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں، ادھر ہماری بچی مشکل میں ہے، میر برفت چڑھ کے بولے۔ بابا، اسے ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے اور میں ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوں، میر جاسب نے وضاحت کی۔ دادا، آپ یہاں آئیں، سکون سے بیٹھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالار صورتحال کشیدہ دیکھ کے آگے بڑھا تھا اور میر برفت کو ایک طرف لے گیا تھا۔ اسپتال میں وہ سبھی جمع تھے۔ انس کو بھی سفیر صاحب نے کال کی تھی، لیکن وہ بیس میں تھا اور اس کا کوئی فلائٹ آپریشن تھا، مگر دل میں مہرماں کی فکر تھی۔ خدا تمہیں اچھی زندگی دے اچھی لڑکی، افق کی بلندیوں پہ پرواز کرتے انس سفیر نے دل سے دعا کی تھی، اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ لازمی اثر کرتی ہے نا، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ ڈاکٹر جاسب، ڈاکٹر کی آواز پہ وہ فوراً پلٹے تھے۔ یس ڈاکٹر، سارے ڈاکٹر کی ہی طرف دیکھنے لگے تھے۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، مجھے پیشنٹ کی کیس ہسٹری ڈسکس کرنی ہے۔ اس بات پہ میر جاسب نے سفیر یوسف کو بھی آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ظاہر ہے مہرماں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ ہی گزاری تھی، تو اس کی ہر خبر انہیں معلوم ہونی تھی۔ مہرماں کو کبھی لائٹ سی بھی پرابلم ہوئی ہے ہارٹ کی یا BP پرابلم؟ ڈاکٹر نے پوچھا تھا۔ نو ڈاکٹر، وہ اب تک ایک صحت مند زندگی گزارتی آئی ہے، اسے تو موسمی بخار بھی بہت کم ہوتا ہے، سفیر یوسف سنجیدگی سے بولے تھے۔ مہرماں کا اس طرح سے اسپتال آنا ان کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ عموماً ٹینشن اور پریشر کا اثر ہمارے نروس سسٹم پہ ہوتا ہے، مگر مہرماں کے کیس میں ان کا دل بھی متاثر ہوا ہے۔ دل بھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میر جاسب بولے۔ مہرماں کے اعصاب پہ بھی ایفیکٹ ہوا ہے، بٹ ان کا ہارٹ بلڈ سرکولیشن صحیح سے کام نہیں کر پا رہا اور ہارٹ بیٹ بھی بہت لو ہے۔ شی از انڈر آبزرویشن جب تک وہ خطرے سے باہر نہیں آ جاتی۔ پر ایسی بھی کیا ٹینشن تھی انہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی کریٹیکل سچویشن؟ ڈاکٹر حیرانگی سے بولے تھے۔ اس بات پہ تو ہم بھی حیران ہیں، بظاہر سب ٹھیک تھا اس کی لائف میں، پھر یوں اچانک؟ میر جاسب الجھ کے بولے تھے۔ کیا ماجرا تھا یہ؟
حالات کا انکار کر کے مان جانا اور مہرماں کی یہ کیفیت صرف حالات سے نسبت ہونے کا سن کے ہو نہیں سکتی تھی، کوئی اور بات ضرور تھی۔ میر جاذب سوچ میں ڈوبے رہ گئے تھے۔ اماں ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیہا تھک گئی تھی عالیہ بیگم کو چپ کراتے کراتے، جو گھر آ کے مسلسل رو رہی تھیں۔ سفیر یوسف نے ان دونوں کو گھر بھیج دیا تھا۔ انس سے فی الحال کوئی رابطہ نہیں تھا ان کا، اور اس صورتحال میں وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ انس کو دیکھ کے خواہ مخواہ کی بدمزگی ہو۔ اور پھر گھر میں ماوی بھی اکیلی تھی، حالانکہ سب نے کہا تھا اسے ساتھ چلنے کو، مگر کوئی کیسے اپنے ہی ارمانوں کو سولی چڑھتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ سو ماوی بھی نہیں گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ آ گئے؟ اور خالہ آپ کو کیا ہوا؟ ماوی چونکی۔ مہرماں ہاسپٹلائزڈ ہے، نیہا نے مختصراً بتایا۔ مہرماں؟ ماوی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تو کیا اس کے حسد نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا؟ جس انس کے اس نے خواب دیکھے تھے ان کی تعبیر اب مہرماں کو مل رہی تھی۔ کیسے برداشت ہوتا اس سے یہ؟ تو کیا ہوا انہیں؟ ماوی نے پوچھا۔ مائنر سا ہارٹ پرابلم ہے، شی ول بی فائن۔ اور آپ اماں پلیز ریسٹ کریں، پھر جتنے آنسو بہانے ہیں سجدے میں جا کے بہا لیجیے گا، نیہا ان سے بولی تھی۔ یہ مہرماں بھی عجیب ہے، 17 برس ایک شخص کے پیچھے بھاگتی رہی، اور اب جب وہ اسے مل رہا ہے تو اسے کون سا صدمہ لگ گیا ہے؟ نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، نیہا پڑپڑائی تھی، اور یہ بولتے ہوئے وہ قطعاً بھول گئی تھی کہ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت، اس کی خودداری پہ سب قربان ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عزت کے بغیر عورت عورت ہی نہیں رہتی۔ حالار، سمر نے پکارا۔ تم آؤ سمر، کوئی کام؟ حالار نے پوچھا۔ کام تو نہیں، مگر کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ پوچھو۔ حالار کا انداز مصروف سا تھا۔ دادا کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟ کون سی بات؟ حالار چونکا۔ وہی جس کے بعد تم مہرماں سیال سے شادی کرنے پہ راضی ہو گئے تھے، حالانکہ پہلے تم انکار کر چکے تھے۔ سمر نے اس کا سپاٹ چہرہ کھوجا۔ پہلے میں انجان تھا۔ کس بات سے؟ سمر کے ابرو تنے۔ کسی کی بے تحاشا محبت سے۔ کس کی؟ مہرماں سیال کی۔ ہاں، حالار نے اقرار کیا۔ لیکن وہ تو تمہیں جانتی ہی کتنا ہے، اور ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ سمر الجھ کے بولا۔ 17 برس۔ 17 برس سے وہ مجھے جانتی ہے۔ آواز کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، گو کہ یہ بے سبب رفاقت ہوتی ہے، مگر اس کا طلسم جسے جکڑ لے پھر رہائی ممکن نہیں۔ جتنے سال مجھے ریڈیو پہ ہوئے ہیں اتنے ہی برس مہرماں اور میری آواز کے رشتے سے جڑے ہیں، حالار نے بتایا تھا۔ اور میر حالار اتنا اچھا ہے تو نہیں کہ محبت کے بدلے ریوارڈ کے طور پہ اپنا آپ پیش کر دے؟ یا آپ ہی تھے نا جو کہا کرتے تھے کہ ہر وہ لڑکی جو مجھ سے دعوی محبت کرے میں اسے شریک زندگی بنا لوں؟ پھر اب یہ پتھر کو جونک کیسے لگی، اور نیہا سفیر سے محبت کا دعویٰ کہاں گیا؟ سمر تنزیہ بولا۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس خوبصورت ہوتا ہے میر سمر۔ لفظوں کے ظاہر نے ایک طویل قصہ چند لفظوں میں نپٹایا تھا۔ اب وہ کیا کہتا کہ نیہا سفیر تو اسی دن اس کے دل سے اتر گئی تھی جب اس نے مہرماں سے نکاح کی شرط رکھی تھی۔ اتنی بے وقت تھی نیہا سفیر کے نزدیک میر حالار کی محبت، اس کے جذبے، اس کی مردانہ انا کو جو ٹھیس لگی تھی وہ بہت شدید تھی۔ جس کی چاہ کی تھی اسے ہی پرواہ نہیں تھی۔ نیہا سفیر جیسے لوگ جو لہروں کی ہلچل کی مانند ہوتے ہیں، ان کا پہلا تاثر بے شک بہت مضبوط ہوتا ہے، مگر اتنا ہی عارضی ہوتا ہے، جبکہ مہرماں سیال جیسے لوگ جو بوند بوند برستے ساون جیسے اور قطرہ قطرہ سمندر جیسے ہوتے ہیں، بھلے سے ان کا پہلا تاثر اتنا جاندار نہیں ہوتا، مگر دیر پا ہوتے ہیں۔ مہرماں سیال جیسے لوگ پھر زندگی کی اساس بن جاتے ہیں۔ یہی میر حالار کے ساتھ ہوا تھا، اور 17 برس کوئی اس کی چاہ میں رہا تھا، اور تھا کا مطلب شاید ابھی میر حالار کو آتا نہیں تھا۔ تم مر ہی کیوں نہ گئیں؟ اگر ہسپتال ہی پہنچ گئی تھی، ماوی کے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ توبہ، کیا میں اتنی بری بھی ہو سکتی ہوں؟ ماوی کا ہاتھ دل پہ ٹھہرا ہی رہ گیا تھا۔ اف خدایا،
वो दोनों हाथों से सर थाम के रह गई थी। रात की इस तारीकी में जब चांद भी तन्हा होके बादलों की ओट में गुम हो गया था, वो लॉन की सब्ज घास पे तन्हा बैठी थी। क्या मैं इंसानियत के भी मेयार से गिर गई हूँ? मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? और क्या इस तरह से अनस मेरा हो जाएगा? उसी पल अनस घर आया था, फुल यूनिफॉर्म में। शायद वो सीधा बेस से यही आ रहा था। 2 दिन बाद। मेहरमा 2 दिन से अस्पताल में ही थी। तुम अभी तक जाग रही हो? अनस ने पूछा। जी बस जा रही थी, माँ भी धीरे से बोली थी। आप मेहरमा जी के पास नहीं गए? माँ भी ने किस दिल से पूछा था वो ही जानती थी। अभी तो नहीं, सुबह जाऊंगा, अनस ने जवाब दिया। आप थके हुए हैं, आराम करें अब। मावी ने आज पहली बार मामूल की बात उससे की थी, जब उसका दिल मामूल पे नहीं रहा था। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे मुझे रंजे आशनाई दे, अब मुझे मुस्तकिल जुदाई आंख को अश्क की कमाई दे मुझे दर्द की खुदाई पिछले 3 घंटे से मीर हालार मेहरमा सयाल के सिरहाने बैठा था, जिसकी डूबती उभरती सांसें चल रही थीं। फिलहाल वो कोई खास बेहतर न थी। कोई और वक्त होता तो मेहरमा सयाल का दिल खुशी से भर जाता कि मीर हालार ने उसकी परवाह की है, मगर अब जब वो सारी कश्तियां चला चुकी थी तो वो उसके रास्तों पे आने को तैयार था। क्योंकि वो जाग रही थी, मगर उसने आंखें बंद ही रखी थीं। वो इस शराब के पीछे बहुत ख्वार हुई थी। अब वो इस शहर से बाहर निकलना चाहती थी, भले से दर्द इंतहा को पहुंच जाए, अजियत से भी परे, कहीं दिल टूट जाए। उसी पल दरवाजा एक मखसूस अंदाज में बजा था और मेहरमा ये अंदाज अच्छी तरह पहचानती थी। बेसाख्ता ही उसने आंखें खोली थीं। मीर हालार ने पहले उसे और फिर आने वाले को देखा था। कोई आहट सी हुई है, समानों से सुनी हुई लगती है। शायद तुम आए हो, एहसास वही सदियों पुराना है, मेरा हमदर्द ही मेरा दीवाना है। दरवाजे पे कोई और नहीं, अनस सफीर खड़ा था और जो मुकाबिल बैठा था मीर हालार जाजिब था। एक शराब था तो दूसरा सैराब करने वाला। एक वो जो अनकहे दर्द देता था और दूसरा वो जो बिन कहे सब सुन लेता था। उसे इस बात की परवाह नहीं होती थी कि वो किस वजह से उदास है, दुखी है। यह अहम नहीं होता, बल्कि अहम यह होता है कि उसका दुख कैसे बांटा जाए, कैसे कम किया जाए। और अनस सफीर ने हमेशा उसका दुख बांटा था, उसके आंसू पोंछे थे। वो लफ्जों का बाजीगर नहीं था, मीर हालार की तरह। 17 बरस उसके पीछे भागते भागते मेहरमा अब समझ चुकी थी, जो लफ्जों से दिल पे मरहम लगा सकते हैं वो दोबारा घायल भी कर सकते हैं। अनस साहब, मेहरमा कमजोर सी आवाज में बमुश्किल बोली थी, तो अनस सफीर भी आ ही गया। हालार ने उसे देखा था। ये क्या हाल कर डाला अच्छी लड़की, मीर हालार से मुसाफा करते हुए अनस बोला था। अपनों की मेहरबानियां हैं अनस, मेहरमा फीका सा मुस्कुराई थी। खुदा तुम्हें अच्छी जिंदगी दे, गेट वेल सून। अनस ने उसके पसंदीदा ट्यूलिप के फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा था। मेहरमा धीरे से मुस्कुराई थी। 3 दिन में वो जैसे केसरी मोम की कुड़िया बन गई थी। सर्द रंगत, खुश्क लब। अनस की अच्छी लड़की तो न जाने कहाँ गुम हो गई थी। मुझे नहीं लगता अनस, मैं जिंदगी अब और नहीं गुजार सकती, मुझे जिंदगी की दुआ ना दें, मेहरमा थक के बोली थी। असल से आजमाइशें मेरा मुकद्दर रही, आराम न जाने किस स्तर पर है। अनस दंग रह गया था। मेहरमा ने इतनी नाउमीदी की बात कभी नहीं की थी। यकीनन कोई ऐसी बात हुई थी जिसने मेहरमा को अंदर तक हिला दिया था। अनस को अभी तक सफीर साहब ने कुछ नहीं बताया था। वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। हालार, अगर आप बुरा न माने तो प्लीज कुछ देर के लिए मेहरमा को अकेला छोड़ दें। मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये हमेशा मुझसे सब शेयर करके पुरसुकून हो जाती है, अनस ने हालार से कहा था। श्योर, हालार सपाट लहजे में कह के बाहर निकल गया था। इतनी अहमियत थी अनस सफीर की मेहरमा की जिंदगी में। तुम्हें तो जिंदगी से प्यार था ना अच्छी लड़की, ऐसा क्या हुआ मुझे बताओ। अनस कुर्सी खींच के उसके मुकाबिल बैठ गया था।
अनस अनस आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बताया मामू ने, मेहरमा हैरानगी से बोली। ऐसा भी क्या है मेहरमा, टेल मी, अनस उलझ के बोला। आखिर मामला क्या था? दादा चाहते हैं अनस मेरी और मीर हालार की शादी हो जाए, और जिस दिन मामू मुमानी आए थे उस दिन उन्होंने हमारी निस्बत का ऐलान कर दिया और आप लोगों से मेरा हर रिश्ता खत्म कर दिया। मेहरमा सिसक पड़ी। मेहरमा, अनस शॉक्ड हुआ था। मीर हालार उसकी बहन का होने वाला शौहर था। ऐसे कैसे कर सकते थे वो? माँ, उनके कहने से क्या सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे? और ऐसा कैसे कर सकते हैं? नेहा का रिश्ता उन्होंने खुद मांगा था मीर हालार के लिए, अनस नागवारी से बोला था। वो बाख्तियार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेहरमा बोली थी। नहीं मेहरमा, कभी नहीं। शादी ब्याह के मामले मजाक नहीं होते, और ये डाल डाल मंडलाने वाले किसी सूरत घर नहीं बसा सकते। इन्हें सिर्फ अपनी जात से प्यार होता है। तुम फिक्र मत करो मेहरमा, अनस ने आखिर में उसे तसल्ली दी थी। नेहा बहन थी उसकी, इस हवाले से गुस्सा आना उसका फितरी था, लेकिन मेहरमा के लिए वो एक ठंडी छांव था। अनस, अब जब मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला करना चाहती हूँ तो ये लोग करने नहीं देते। क्या जिंदगी पे मेरा कोई हक नहीं? तो फिर कोई हक नहीं मुझे इस जिंदगी को जीने का। मेहरमा का सांस अटकने लगा था। माँ, कूल डाउन, अनस ने मजीद उसे बोलने से रोका था। तुम्हारा फैसला क्या है? अनस ने हमेशा उसे सुना था। मैं आपको अपना फैसला दे चुकी हूँ अनस, मैं अब खुश होना चाहती हूँ। शराबों के पीछे एक उम्र बर्बाद की है। मेहरमा ने बेड की पुष्ट से टेक लगा ली थी। अंदर आता हालात ठिठक के रुका था। वो 17 बरस जो मेहरमा सियाल ने उसके शराब में गुजारे थे, वो उसे बर्बाद लगने लगे थे अब। क्यों? अच्छी लड़की, जो तुम चाहोगी वो ही होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अनस ने उसे तसल्ली दी। अनस, आप कभी मुझे ताना तो नहीं देंगे ना इस बात का? मेहरमा अपना डर लबों पे लाते हुए बोली थी। था तो वो भी एक मर्द ही। मेहरमा, क्या ऐसा समझती हो मुझे? मीर हालार सिर्फ एक तिलिस्म है, मेहरमा एक आवाज का, कुछ लफ्जों का, जिन्होंने तब तुम्हारे दिल को जकड़ा जब तुम्हें उसकी जरूरत थी। आवाज और साय से कभी मोहब्बत नहीं होती, वो एक जादुई कशिश होती है मेहरमा, और ये बात मेरी समझ में आती है। अनस रसान से बोला था। जिनकी जिंदगियों में माँ बाप ना हो वो फिर यूं ही किसी मेहरबान की तलाश में होते हैं, और अल्फाज से ज्यादा इंसान किसी चीज से मुतासर नहीं होता। अनस, आप अगर एकेडमी ना चाहते तो शायद ऐसा कभी ना होता, मेहरमा ने कहा। अनस ने जब एकेडमी ज्वाइन की थी, फिर आलिया का हादसा, मेहरमा के ख्वाबों का टूट जाना, वो वक्त मेहरमा के लिए बहुत कड़ा था, कच्ची उम्र का खड़ा, और ऐसे में बस एक मीर हालार की बातें और कशिश थी जिन्होंने उसकी जिंदगी में आसानी की थी। कैसे ना चाहता मेहरमा, फिर ये सब कैसे करता? हमारी बर्दाश्त और तरबियत में एक अहम हाथ इस इदारे का भी है, जो हमें तस्वीर का हर रुख देखने में मदद देता है, चाहे वो जंग का मैदान हो या जिंदगी का। नहीं तो अनस सफीर भी एक रिवायती मर्द ही रह जाता। अनस ने तफसील से बताया था। मेहरमा कुछ पुरसुकून हुई थी। कुदरत ने उसके सारे दुखों के बदले अजली सुख के तौर पर अनस सफीर को रखा था। बस मेहरमा देर से समझी थी। अपना ख्याल रखो अच्छी लड़की, मुझे अपनी अच्छी लड़की वापस चाहिए। ठीक, अब मैं चलता हूँ, अनस खड़े होते हुए बोला। रुकेंगे नहीं? और मेहरमा का दिल हल्का हो गया था। नहीं, लेकिन मैं फिर आऊंगा तुम्हें अस्पताल ले जाने, अनस ने कहा था। वादा? अनस ने वादा किया था। अपने लिए तुम खुद लड़ोगी अच्छी लड़की, और अनस सफीर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ये भी अनस का वादा था, जिसकी कंजी आंखों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत इज्जत के साथ थी, जो मेहरमा को कबूल थी। वाह वाह, मेहरमा आपका भी जवाब नहीं, हालार अंदर आते हुए तंजिया बोला था। आप? मेहरमा सीधी हुई। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? या तो आप बहुत बेवकूफ हैं या बहुत चालाक। 17 बरस मुझसे मोहब्बत किया आपने, और अब अनस से वादे? हालार ने कड़वे लहजे में कहा था। आप इस तरह मुझे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है, मेहरमा तकलीफ से बोली थी।
इतनी मासूम मत बने मेहरमा। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझसे मायूस होके ही आप अनस की तरफ बढ़ी थी ना? तो उसे अब वापस लौटा दीजिए, क्योंकि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तरस आ गया है मुझे आपकी 17 साल मोहब्बत पे। हालार ने जैसे उस पे एहसान किया था। चुप हो जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं। मुझे बेवफाई का ताना देते हैं, खुद क्या हैं? नेहा से मोहब्बत का बहुत दावा था ना आपको, अब कहाँ गया? क्या ये बेवफाई नहीं कि एक लड़की जो आपके नाम से मंसूब है, आप उसे छोड़ के मुझे अपना रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे आपका एहसान। 17 साल आपके पीछे भागने की बहुत सजा मिल चुकी है मुझे, अब और नहीं। मेहरमा चीखी थी। उसकी ऊंची आवाज आज तक किसी ने ना सुनी थी, और मीर हालार की तो ये खुशफहमी दूर हो गई थी कि मेहरमा कभी उसके आगे बोल नहीं सकती। नेहा एक नाशुक्री लड़की है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है। हालार ने तन के कहा। ठीक कहा आपने, ऐसे लोगों को तन्हा ही छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैंने भी आपको छोड़ दिया। मेहरमा की इतनी हाजिर जवाबी अगर नेहा देखती तो लाजमन बेहोश हो जाती। आपको क्या लगता है आपने कहा सब खत्म तो खत्म? हरगिज नहीं। कहानी आपने शुरू की थी, खत्म अब मैं करूंगा। हालार की सीधी अना पे ठेस लगी थी। बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत तकलीफ हो रही है ठुकराए जाने की। याद करें, मुझे भी हुई थी हालार, जब मुझे छोड़ के नेहा का इंतखाब आपने किया था। मुझे तभी समझ आ गई थी कि आप मेरा नसीब नहीं। 17 बरस आपके पीछे बर्बाद किए। और भी होते अगर नेहा ना होती। उसकी वजह से मैंने रेडियो ज्वाइन किया। आप मेरे कज़न हैं, ये इसी वजह से पता चला। तकदीर ने हमें कितना करीब किया, लेकिन बाज औकात करीब की चीजें बहुत दूर लगती हैं, आंख से ओझल हो जाती हैं। यही आपके साथ हुआ और मेरे साथ भी। हमें अगर मिलना होता तभी मिल जाते, अब नहीं, कभी नहीं। मेहरमा ने 17 बरसों का खुलासा 7 मिनट में किया था। मेहरमा बोल बोल के थक गई थी। इतना तो वो जिंदगी में नहीं बोली थी। आप मुझे नहीं जानती मेहरमा। मीर हालार अपनी तकदीर खुद लिखता है, और ये आप जान जाएंगी। मीर हालार सपाट लहजे में बोला था। उसकी मर्दाना आना पे बहुत शदीद वार हुआ था। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।